करेंट अफेयर्स में आज का टॉपिक है पर्यावरण और पारिस्थितिकी, इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम। और ये जो पूरा करा रहे हैं उत्कर्ष फूलपति वाली जो करेंट अफेयर्स है उसे करा रहे हैं, और साथ में एडुटेरिया जो बिहार करेंट अफेयर्स है उसे भी पूरा कर रहे हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। द नीलगिरी ताहर तमिलनाडु के राजकीय पक्षी के संरक्षण के लिए नीलगिरी ताहर परियोजना की शुरू की है। तो किसके द्वारा किया गया है? तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया है। इसका क्या नाम है? तो द नीलगिरी ताहर परियोजना, जो भारत की पहली परियोजना है। 25.14 करोड़ की लागत से बनने वाली यह परियोजना 2022 से 27 तक के दौरान ये लागू रहेगी। ताहर, जिसे संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN लाल सूची में एक गंभीर रूप में लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत क्या है? तो ये संरक्षित है। अगर इसमें एक शब्द हमें देखने को मिल रहा है IUCN, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर होता है। अगर इसका हेड क्वार्टर देखा जाए तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। स्थापना अगर पूछा जाए तो 5 अक्टूबर 1948 को। द नीलगिरी ताहर परियोजना अगर पूछा जाए किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट है ये। नीलकुरुंजी। यहाँ एक अगला है, जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पश्चिमी घाट का नीलकुरिंजी पौधे को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 3 के तहत संरक्षित पौधे की सूची में शामिल किया है। अगर देखा जाए द नीलगिरी ताहर को तो वो 1972 की अनुसूची 1 था, लेकिन अगर यहाँ नीलकुरुंजी देखा जाए ये कहाँ का है? तो पश्चिमी घाट का है। तो इसे 1972 की अनुसूची 3 के अंतर्गत इसे शामिल किया गया है। इसके कारण और पौधों को उखाड़ना या नष्ट करने वालों पर 25,000 रुपये का जुर्माना और 3 साल की कैद होगी। इसके अतिरिक्त नीलकुरुंजी की खेती और कब्जे की अनुमति नहीं है, यानी कि कोई व्यक्ति अगर इसकी खेती करना चाहे तो वो नहीं कर सकता है। राजसी बैगनी नीले रंग का नीलकुरुंजी, ये जो फूल देखने के हमें मिलता है कहाँ? तो पश्चिमी घाट का एक मोनोकार्पिक पौधा है। अतः अतः फिर एक बीज के पनपने के लिए उसमें फूल आने के लिए 12 वर्ष का इंतजार करना पड़ता है। मोनोकार्पिक क्या होता है कि एक बार अगर इसमें अगर बीज आ गया तो उसके बाद ये अपना सारा ऊर्जा जो होता है ये फलने फूलने में लगा देता है। ठीक है, तो वह इसमें कितने साल के बाद? तो 12 साल के बाद इसमें दोबारा फूल आता है। आगे का जो पॉइंट देखिए, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के पराली बोडल गांव में केले के बागान में पेंटेड वेट से नाम से जाने जाने वाली एक नारंगी रंग की दुर्लभ क्या देखी गई है? तो चमगादड़ देखी गई है। आपसे यही पूछा जाएगा कि नारंगी रंग की जो दुर्लभ चमगादड़ देखी गई है ये कहाँ देखी गई है? तो छत्तीसगढ़ के बस्तर में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। इसे पेंटेड वेट का वैज्ञानिक नाम अगर पूछ दिया जाए तो कैरिवोला पिक्टा है। इसका वैज्ञानिक नाम याद रखिए क्या? तो कैरिवोला पिक्टा है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान चमगादड़ों की विभिन्न प्रजातियों का ये क्या कहा जाता है? तो घर कहा जाता है। आगे का जो पॉइंट है इस पर ध्यान दीजिए। जोशीमठ आपदा प्रभावित क्षेत्र। तो उत्तराखंड के जोशीमठ शहर से लगभग 1.5 किलोमीटर के भू धसा प्रभावित क्षेत्र को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। तो जोशीमठ हमें कहाँ? तो उत्तराखंड में। अगर शहर पूछा जाए तो जोशीमठ शहर के लगभग 1.5 किलोमीटर भू दशा प्रभावित क्षेत्र को क्या किया गया? तो आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। जोशीमठ में भू धसाव और घरे में दरारें पड़ने का सिलसिला तेजी होने के बाद वहां के जो मुख्यमंत्री है क्या? तो पुष्कर सिधामी के निर्देश पर जोशीमठ की स्थिति का दोबारा अध्ययन करने के लिए सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजीत सिन्हा की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक टीम गठित की गई है। तो किसकी अध्यक्षता में? तो डॉक्टर रंजीत सिन्हा की अध्यक्षता में। ये नाम पूछा जा सकता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। ये सारा इंपॉर्टेंट है। द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट। भारत जलवायु स्मार्ट कृषि और खाद्य प्रणाली नवाचार के लिए निवेश और समर्थन में तेजी लाने के उद्देश्य से तो भारत, अमेरिका और UAE द्वारा संयुक्त रूप से एक वैश्विक मंच AIM4C यानी कि द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल हो गया है। तो भारत किसके साथ शामिल हो गया है? तो इसमें नाम याद रखिए, इंडिया, USA और UAE इसमें शामिल हो गया है। विदेश मंत्रालय के सचिव क्या नाम है इनका? तो दम्मू रवि ने अबू धाबी में ITU2, ये पूछा जाता है क्वेश्चन की ITU2 में कौन सा देश शामिल है, बहुत बार इसे हम बता भी चुके हैं। तो इजराइल, भारत, संयुक्त और राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात बिजनेस फोरम के मौके पर ये जो कहा जा रहा है
द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल होने के लिए भारतीय इरादों को व्यक्त करने वाले एक पत्र पर क्या किया है, तो हस्ताक्षर किया है। द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट नवंबर 2021 में दोनों देशों द्वारा शुरू किया गया था। यानी कि इसमें किसके द्वारा, तो यूएसए और यूएई के द्वारा ये शुरू किया गया हुआ था। अब इसमें भारत क्या हुआ है, तो इसमें भी शामिल होने के लिए हस्ताक्षर कर लिया है। सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता के मामलों में मंत्री किसकी अध्यक्षता में, तो इस पर ध्यान दीजिएगा, नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक विकास मामलों की मंत्री स्तरीय समिति ने 2614.51 करोड़ की अनुमानित लागत से एसजीवीएन लिमिटेड द्वारा हिमाचल प्रदेश में, यहाँ इस पर स्टार लगा लीजिए, कहाँ, तो हिमाचल प्रदेश में किस नदी पर, तो सतलुज नदी पर 382 मेगावाट क्षमता की सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना को क्या किया है, तो स्वीकृति दे दी है। परियोजना से 1382 मिलियन यूनिट विद्युत का वार्षिक उत्पादन होगा और उत्पादित विद्युत का लेब टैरिफ जो अगर देखा जाए तो 3 रुपया 90 पैसा प्रति यूनिट होगा। परियोजना से हिमाचल प्रदेश को 40 साल तक 12% मुफ्त बिजली उपलब्ध होगी। परियोजना को 70-30 के ऋण इक्विटी अनुपात के आधार पर वित्त पोषित किया जा रहा है। यानी कि इसमें 70% हिस्सा जो होगा ये केंद्र सरकार का और 30% जो हिस्सा होगा ये किसका होगा, तो राज्य सरकार का। कौन से राज्य सरकार का, तो हिमाचल प्रदेश। तो सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना कहाँ, तो हिमाचल प्रदेश में। अगर नदी पूछा जाए किस नदी पर, तो सतलज नदी पर। कितना मेगावाट, तो 382 मेगावाट। पर्यावरण और पारिस्थितिकी, ये जो करेंट अफेयर्स है इसमें से अधिक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। नया टाइगर रिजर्व देवरीगढ़ वन जीव अभ्यारण्य, तो ये बताए हुए थे ना, जब 500 टॉप एमसीक्यू करा रहे थे उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, वहां बताए हुए थे। ये लुटेरा क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि डिब्रूगढ़ और देवरीगढ़ है, तो यहाँ डिब्रूगढ़ नहीं है, ये देवरीगढ़ है। तो ये कहाँ है, तो ओडिशा राज्य का। अधिसूचना के बाद देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दिया गया है। देवरीगढ़ राज्य में तीसरा और पश्चिमी उड़ीसा में पहला टाइगर रिजर्व बन जाएगा। यानी कि ये राज्य का तीसरा होगा, लेकिन अगर पूछा जाए तो पश्चिमी उड़ीसा में ये पहला होगा। यह बाघ रिजर्व क्षेत्र 804.51 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या है, तो यह विस्तृत है। कहा जा रहा है कि सिमलीपाल और सतकोशिया, ये पूछा भी जाता है, इस पर स्टार लगाइए। तो सिमलीपाल और सतकोशिया वर्तमान में राज्य के केवल 2 अधिसूचित क्या है, तो ये टाइगर रिजर्व है। लेकिन क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि अगर 53वां टाइगर रिजर्व पूछा जाए तो रानीपुर टाइगर रिजर्व ये कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखिएगा। आगे का जो पॉइंट है, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क, ये छपने वाला क्वेश्चन है। तो भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में नर्मदा नदी के किनारे बनेगा। एक लाइन में 3 से 4 क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है। तो भारत का पहला यानी कि क्या है, तो ये पहला है क्या, तो भूवैज्ञानिक उद्यान यानी कि जियोलॉजिकल जो पार्क है ये कहाँ, तो मध्य प्रदेश में। अगर उसके बाद भी अगर पूछा जाए जिला, तो जबलपुर जिले में, तो लम्हेटा में, मतलब कि गांव लम्हेटा के करीब, और ये नर्मदा नदी के किनारे यह बनेगा। किस नदी, तो नर्मदा नदी के किनारे। खनन मंत्रालय के तहत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा पार्क के लिए क्या कर दिया गया है, तो मंजूरी दे दी गई है। यानी कि खनन मंत्रालय के द्वारा इसे मंजूरी दे दिया गया है। इस पार्क का निर्माण 5 एकड़ जमीन पर कितने करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा, तो 35 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। देश में यह पहली बार है कि भूगर्भीय महत्व की रॉक संरचनाओं के संरक्षण के लिए इस तरह की पहल की जा रही है। तो यहाँ लाइन बाय लाइन सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन बनता है पर्यावरण और पारिस्थितिकी से, तो क्वेश्चन एक लाइन का नहीं दिया जाता है। इसका जो क्वेश्चन होता है कथन और कारण केवल एक, केवल दो, इसमें से आपको दे दिया जाएगा कि बताइए कौन सा कथन इसमें सही है। पर्यावरण का आप जब भी किसी भी साल का क्वेश्चन अगर प्रीवियस ईयर का देख लीजिए, तो उसमें अधिकांश क्वेश्चन जो 100 अगर क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं, तो उसमें से 70 से 80 कुछ क्वेश्चन जो होता है वो कथन और कारण वाला ही होता है। इसलिए इस सब पर ध्यान दीजिएगा। आगे जो है वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड, इसके द्वारा अगर पूछा जाए तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा, तो IBRD ये भी वर्ल्ड बैंक के नाम से ही यही जाना जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक ने किसे, तो ब्लैक राइनो की लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रयासों का समर्थन करने के लिए वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है। अब आगे जो शॉर्ट देखने को मिलेगा WCB ही हमें देखने को मिलेगा, यानी कि वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड, ठीक है।
तो वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड को राइनो बॉन्ड के रूप में जाना जाता है तथा ये 5 वर्ष का 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर सतत बॉन्ड है। यानी कि इसका जो लक्ष्य है 5 वर्ष में कितना, तो 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर इकट्ठा करने का इससे लक्ष्य है। तो क्या होगा, मान लिया जाए ठीक है, तो ये बॉन्ड को अगर कर लिया जाएगा तो इसका उद्देश्य क्या होगा। तो यह बॉन्ड दक्षिण अफ्रीका में 2 संरक्षित क्षेत्रों में ब्लैक राइनो की आबादी को बचाने और बढ़ाने में क्या करेगा, तो योगदान देगा। ये दक्षिण अफ्रीका याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। ये 2 संरक्षित क्षेत्र एडो एलिफेंट नेशनल पार्क और ग्रेट फिश रिवर नेचर रिजर्व, ये कहाँ है दोनों, तो दक्षिण अफ्रीका में है। तो एक बार और सुनिए, किस 2 रिजर्व के लिए, तो एडो एलिफेंट नेशनल पार्क और ग्रेट फिश रिवर नेचर रिजर्व के लिए। ब्लैक राइनो आईयूसीएन के रेड लिस्ट में क्या है, तो संकटग्रस्त के रूप में यह सूचीबद्ध किया गया है। 100 से अधिक चीते प्राप्त करने का समझौता, ये भारत के द्वारा किया गया है, किसके साथ, तो दक्षिण अफ्रीका के साथ किया गया है। इस योजना के तहत आगामी 8 से 10 वर्षों में सालाना कितना चीता, तो 12 चीता सालाना लाया जाएगा। कहाँ, तो भारत में। कहा जा रहा है आगे का पॉइंट, 17 सितंबर 2022 को कितना, तो नामीबिया से 8 जो चीता लाया गया था, इसे मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल उद्यान में छोड़ा गया था। 17 सितंबर को किसका जन्मदिन है, तो ये उस समय जन्मदिन था, ये जन्मदिन पड़ता है किनका, तो पीएम मोदी जी का। आगे का पॉइंट देखिए, वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ, तो गुजरात में। गुजरात सरकार ने शेरों के वर्तमान घर, मतलब कि एशियाई शेरे का जो वर्तमान घर है कौन सा है, तो एशिया जो गिर राष्ट्रीय उद्यान से लगभग 100 किलोमीटर दूर, यानी कि वहां से 100 किलोमीटर दूर अभी एकमात्र जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान है, एशियाई शेरों का जो घर कहा जाता है। तो वहां से दूर अब 100 किलोमीटर दूर बर्दा वंचित क्षेत्र अभ्यारण्य में एशियाई शेरों के लिए दूसरे घर का क्या किया है, तो प्रस्ताव दिया है। गुजरात सरकार के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा तैयार लायन एट 48 मैंने 2047 अमृतकाल के लिए एक दृष्टि पर एक रिपोर्ट ने वर्धा को एक संभावित स्थल के रूप में पहचाना है, जहां 40 वयस्क और उपवयस्क शेरों की आबादी बड़े परिदृश्य में समायोजित किया जा सकता है। तो वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य, या अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए याद रखिएगा गुजरात में, तो क्या किया जाएगा, तो एशियाई शेरों का सेकेंड जो घर बनेगा ये वर्धा में बनेगा। कितना किलोमीटर दूर है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान से ये 100 किलोमीटर दूर है। बस इतना ही याद रखिए, काफी है। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के उपलक्ष्य में, अच्छा आप लोग बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है। तो इसके उपलक्ष्य में हरियाणा के टिकली गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, क्या नाम है इनका, तो भूपेंद्र यादव ने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का क्या किए हैं, तो अनावरण किए हैं, जिसका उद्देश्य अरावली के आसपास के 5 किलोमीटर बफर क्षेत्र को क्या करना है, तो हरित बनाना है। यानी कि अरावली के जो आसपास का जो क्षेत्र है उसे हरित बनाना है। यह अफ्रीकी ग्रीन वॉल कार्यक्रम की तर्ज पर परिकल्पित किया गया है। ठीक है, तो ये भी याद रख सकते हैं। इसका उद्देश्य हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और अरावली पहाड़ी श्रृंखला के आसपास 5 किलोमीटर बफर जोन में वनीकरण करना है, यानी कि वन का विकास करना है। इस पहल में जो आसपास में जो बंजर भूमि होगा, झाड़ झंझार और जो खराब भूमि होगा, उस पर देसी प्रजातियों के पेड़ पौधे और झाड़ियां लगाना क्या होगा, तो ये शामिल होगा। अरावली विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वतों में से एक है, यानी कि कैसा है, तो वलित पर्वत है, फोल्ड माउंटेन है। अगर इसका ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका जो टाइम पीरियड है ये प्री कैम्ब्रियन युग का है, तो 570 मिलियन वर्ष पूर्व इसका उदय हुआ था, मतलब ये हुआ था, याद रख सकते हैं। तो गुरु शिखर की ऊंचाई, इसका जो सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर है, जो कितना ऊंचाई है इसका, तो 1722 मीटर है, और फीट में पूछा जाए तो 5650 फीट। फीट कम पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन अधिक मीटर में ही पूछा जाता है। भारत का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल, ओडिशा सरकार ने बोलांगीर और बरगद जिले की 18,963.898 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली गंधमर्दन पहाड़ी को, यहाँ इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगाइए, गंधमर्दन पहाड़ी को राज्य की तीसरी जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में क्या किया है, तो घोषित किया है। यह पहाड़ी श्रृंखला जिसे आयुर्वेदिक स्वर्ग के रूप में जाना जाता है, तो किसे, गंधमर्दन जो पहाड़ी है इसे आयुर्वेदिक स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। यह भारत का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल बन गया है। एक सेकेंड। तमिलनाडु सरकार ने
थानथाई परियार वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है। तो देखिए इसमें थानथाई पेरियार, पेरियार अगर इसमें देखिएगा तो केरल होता है ना, तो इस पर ये लुटेरा क्वेश्चन बन जाता है। इस पर जल्दबाजी में अगर ऐसा क्वेश्चन है तो थानथाई, तो इसमें तमिलनाडु का वन्यजीव अभ्यारण्य है जो 18वां अभ्यारण्य इसे घोषित किया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा, यह भी इम्पोर्टेंट है। एशियाई गिद्धों का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के गोरखपुर वन प्रमंडल में 1.5 हेक्टेयर में जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र एशियाई राजा गिद्धों के संरक्षण के लिए निर्मित और डिजाइन किया गया, जो विश्व का पहला केंद्र बन गया है। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के जगह अगर देखा जाए तो महाराजगंज ही है शायद, अगर मैं सही हूं तो ऐसे चेक कर लीजिएगा आप लोग। जेसीबीसी यानी कि जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र का लक्ष्य 15 वर्षों की परियोजना में कम से कम 40 गिद्धों का क्या करना है, तो प्रजनन करना है। यह कैंपा फंड, बम्बा नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और वन्यजीव अनुसंधान संस्थान की एक क्या है, तो संयुक्त परियोजना है। भारत में पशु चिकित्सा में डाइक्लोफेनॉक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जो इसकी मौत का जिम्मेदार रही है। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो डाइक्लोफेनॉक एशियाई गिद्धों के जो विलुप्ति का एक कारण अगर देखा जाए तो डाइक्लोफेनॉक होता है, जो पशु चिकित्सा मतलब कि पशु को दिया जाता है। वर्ष 2024 में प्रजातियों की आईयूसीएन द्वारा निकटग्रस्त 2004 में इसे प्रजातियों की आईयूसीएन की मतलब कि निकट संकटग्रस्त के रूप में इसे शामिल किया गया था। किसे? थे एशियाई गिद्धों को। लेकिन 2007 में क्या हुआ कि देखिए कितना कम समय के अंतराल के बाद, यानी कि 3 साल के अंदर में ही इसे रेड लिस्ट में शामिल कर दिया गया। यानी कि रेड लिस्ट में जो होता है वो काफी संकटग्रस्त जो होता है उसे शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट जो भी बता है याद रखिएगा। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आगे का जो पॉइंट है, तो 9 अप्रैल 2023 को भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष के पूरे होने के अवसर पर, तो कितने वर्ष? तो 50 वर्ष 1973 में शुरू किया गया हुआ था। एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की क्या किया है, तो स्थापना किया है। कौन? तो भारत के द्वारा किया गया है। इसके अलावा भारत ने 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 800 करोड़ रुपए से अधिक के गारंटीकृत वित्त पोषण के साथ 5 वर्ष की अवधि का समर्थन आश्वासन दिया है। यानी कि भारत इसमें 100 मिलियन इसके में क्या करेगा, तो वित्त आश्वासन दिया है कि इस पर इसका लिए खर्च करेगा। यह इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 7 प्रमुख इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बताए भी हुए थे। 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों, इसमें देखा जाए तो बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर, चीता की सुरक्षा और संरक्षण की दिशा में कार्य कर रहा है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ है, स्टार लगाइए। नेपाल इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के संस्थापक सदस्य बन गया है। इस क्वेश्चन को पूछा गया है और पूछा भी जाएगा आगे। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूर कर्नाटक में मैसूर विश्वविद्यालय में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर क्या किए, तो कार्यक्रम का उद्घाटन किए। पूछा जाएगा कहाँ, तो मैसूर या कर्नाटक जो भी रहे ऑप्शन में। इस अवसर पर टाइगर रिजर्व के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन के लिए अखिल भारतीय बाघ अनुमान जो 5वां चर का क्या किया गया, तो सारांश रिपोर्ट जारी की गई। इसके अनुसार देश में बाघों की संख्या जो है अगर देखा जाए तो 3167 है। यह अनुमानित है, ये सब ठीक है। आंकड़ों के अनुसार बाघों की आबादी 2006 में 1411, बस इतना याद रखिए, 2006 में 1411 था, ये पूछा जा सकता है। और 2023 में 3167। वर्ष 2022 बाघों की सर्वाधिक मौतें, जहां सर्वाधिक बाघों की संख्या होगा वहीं पर सर्वाधिक मौत भी होगी। तो सर्वाधिक मौतें मध्य प्रदेश में कितना, तो 34। दूसरे नंबर पर जो कर्नाटक 15 मौतें हुई। भारत विश्व का जो 75% जो बाघ की आबादी है यह भारत में ही है। वैश्विक स्तर पर बाघों की संख्या, तो भारत में 3167, सेकेंड जो स्थान है यह रसिया में है 433 और थर्ड में इंडोनेशिया 371। आगे का पॉइंट देखिए, पोपोकेट पेटल ज्वालामुखी विस्फोट, ये कहाँ देखने को मिला, तो मैक्सिकन राजधानी के दक्षिण पूर्व में पोपोकेट पेटल ज्वालामुखी के भयंकर क्या हुआ, तो इसमें हमें विस्फोट देखने को मिला। वर्ष 1994, वर्ष 2000 में इसमें भयंकर विस्फोट हुए। जनवरी 2005 से लगातार इसमें क्या हो रहा है, तो गतिविधियां हो रही है। 5425 मीटर इसका ऊंचाई है, बस इतना ही याद रखिए, ठीक है। चक्रवात फ्रेडी, तो ये कहाँ, तो मलावी में, ये सब याद ही होगा। तो मलावी में आए चक्रवात फ्रेडी ने से लगभग 99 का झटका लगा दिया ना।
तो 99 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की गई है। एक और कर देते, 100 पूरा देते कम से कम। दुख की बात है, इसमें मजाक में नहीं बोल रहे हैं, माफ कीजिएगा, ठीक है। तो मलावी सरकार ने देश के दक्षिणी क्षेत्र में आपदा की घोषणा की है। घातक चक्रवात फ्रेडी ने पड़ोसी मोजाम्बिक और मेडागास्कर को भी क्या किया है, तो यह प्रभावित किया है। तो कहाँ आया, तो फ्रेडी पूछा जाए तो मलावी में। किसे किसे से प्रभावित हुए, तो मोजाम्बिक और मेडागास्कर भी इसमें प्रभावित हुए। यह लंबे समय तक चलने वाला क्या है, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, बिपरजॉय चक्रवात। तो गुजरात के तट पर यह आया हुआ था, अरब सागर के आसपास के क्षेत्र में। तो 6 जून 2023 को भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार गुजरात के पोरबंदर के दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर डिप्रेशन देखा गया। इसके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की एक चक्रवाती तूफान के तेज होने की क्या है, तो संभावना है, जिसे बिपरजॉय नाम दिया गया है। यह नाम बांग्लादेश द्वारा दिया गया है और इसका अर्थ है विपत्ति या आपदा। तो इस पर स्टार लगा लीजिए। यह डिप्रेशन ने गोवा किसे किसे प्रभावित किया, तो गोवा को, मुंबई को, गुजरात होते हुए राजस्थान सहित उत्तर प्रदेश के कुछ जो हिस्सा था पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ तक यह प्रभावित किया। कंटिन्यू 2 घंटा से लाइट नहीं था, पूरा पसीना पसीना हो गए हुए थे, अब जाकर लाइट आया। देखिए आगे का जो पॉइंट है, चक्रवात चक्रवात गैब्रियल, ठीक है। तो ये न्यूजीलैंड, ठीक है। तो न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप के पर आए चक्रवात गैब्रियल के कारण न्यूजीलैंड द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की क्या किया गया है, तो घोषणा की गई है। यह घोषणा 6 देशों पर लागू हुई, नॉर्थलैंड, ऑकलैंड, ट्राइबिटी, बे ऑफ प्लेंटी, वाइकोटा और हॉब्स बे। तो चक्रवात ये 6 क्षेत्रों पर ये लागू हुई, मतलब कि ये चक्रवात से प्रभावित रहा। न्यूजीलैंड ये सब नहीं भी याद रहेगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन देख लीजिएगा कथन कारण में अगर दे दिया जाए। न्यूजीलैंड में तीसरी बार आपातकाल लगाया गया है। न्यूजीलैंड में देखा जाए तो कैमी बार, तो तीसरी बार आपातकाल लगाया गया है। इससे पहले कब, तो 2019 में क्राइस्ट चर्च जो आतंकी हमला हुआ था इसके कारण, फिर 2020 में जब कोविड आया इसके कारण, अब जब चक्रवात आया है, क्या नाम है इसका बताइए, क्या नाम है इसका, तो चक्रवात गैब्रियल के कारण अब तीसरी बार, ठीक है। हम भी भूल जाते हैं, इतना ना इसमें है कि यादें नहीं रहता। चलिए कोई बात नहीं, इसको 2-3 बार आप लोग भी देख लीजिएगा, कम से कम इसमें डाटा आज का जितना भी वीडियो इसमें इंक्लूड किए हैं, जो भी इसमें अधिक डाटा ही है, ठीक है। 1 से 2 बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। और वैसे भी ऑप्शन जब रहता है तो उसमें पता चल ही जाता है राइट आंसर। चक्रवात फेबियन, हिंद महासागर का चक्रवात, ये हिंद महासागर का चक्रवात फेबियन अब श्रेणी 3 उष्णकटिबंधीय चक्रवात की स्थिति में पहुंच गया है। यानी कि श्रेणी 3 यानी कि कुछ काफी खतरनाक में पहुंच गया है, जो इसे वर्ष 1986 के चक्रवात बिली लीला के बाद का सबसे मजबूत चक्रवात क्या है, तो बना देता है। वर्तमान में फेबियन ने 115 मील प्रति घंटे की रफ्तार, 963 मिलीबार के दबाव की हवाओं को बनाए रखा और 7 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गति से दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर की ओर क्या हुआ, तो ये बढ़ा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात फेबियन 17 अप्रैल 2023 को डियोगो गार्सिया के दक्षिण पूर्वी में चला, मतलब कि डियोगो गार्सिया के दक्षिण पूर्व में चला, जिससे वहां लगातार बारिश, ऊंची लहरें, तूफानी लहरें और संभावित उष्णकटिबंधीय तूफान बल हवाएं क्या है, बन रही है। चक्रवात मोचा, इसका नाम जो रखा गया यमन के द्वारा बंगाल की खाड़ी में आया था। तो भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार इस वर्ष का पहला चक्रवाती तूफान मोचा बंगाल की खाड़ी में बना। यह वर्ष का 2023 का पहला चक्रवाती तूफान है, कहाँ, तो भारत में। इसे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों के साथ भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश और म्यांमार भी क्या हुए, तब प्रभावित हुए। चक्रवात मोचा नाम यमन द्वारा सुझाया गया था। मोचा जो अगर देखा जाए तो लाल सागर तट पर स्थित यमन शहर मोचा से उत्पन्न हुआ है, जो लंबे समय से काफी, मतलब कि कॉफी व्यापार के लिए ये जाना जाता है, काफी नहीं, कॉफी व्यापार के लिए जाना जाता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ इससे भी एक इम्पोर्टेंट है कि ऑपरेशन करुणा म्यांमार में चलाया गया था, ये इंपॉर्टेंट ही है, याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि म्यांमार की सहायता के लिए, जो चक्रवाती तूफान मोचा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तो ऑपरेशन करुणा। माउंट येजोन ज्वालामुखी, यह फिलीपींस में 11 जून 2023 को फिलीपींस मनीला के दक्षिण के अल्बे प्रांत में लेगाजपी शहर के पास स्थित माउंट मेयोन में विस्फोटक से लावा और सल्फ्यूरिक गैस निकलना क्या हुआ, तो प्रारंभ हो गया।
2462 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसमें आखिरी बार देखा जाए तो 2018 में इसमें फटा था। फिलीपींस में वर्तमान में 20 से ज़्यादा क्या है तो ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी जो आगे दिया है माउंट मेरापी तो ये जावा द्वीप के करीब पड़ता है। तो माउंट मेरापी 11 मार्च 2023 को विश्व के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में एक है। इंडोनेशिया का माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहाँ, तो ये इंडोनेशिया का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फट गया। ये पूछा जाता है कि 2 एग्जाम में पूछा भी गया, स्टार लगा लीजिए इस पर। और गर्म राख के बादल, चट्टान और लावा गैस का मिश्रण आसपास के 7 गांवों में फैल गया। कितना गांव में फैल गया ये कोई जरूरी नहीं है, बस इसमें विस्फोट हुआ याद रखिए। ज्वालामुखी इंडोनेशिया की सांस्कृतिक राजधानी योग्याकर्ता के पास जावा द्वीप पर यह स्थित है। कौन सा द्वीप पर, तो जावा द्वीप पर स्थित है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि माउंट मेरापी कौन सा द्वीप पर स्थित है, तो जावा द्वीप पर। 2963 मीटर ऊंचा मेरापी इंडोनेशिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। देखिए पार्ट्स ऑफ वॉल्केनो, ये देख लीजिए ज्वालामुखी का जो मान लिया जाए कि ये जो होता है तो ये क्रेटर दिया है, तो जानते ही होइएगा इसके मुख का जो आकार होता है इसके क्रेटर बोला जाता है। और ये जो अंदर जो होता है ये लावा होता है, और यही लावा जब बाहर निकल करके जब ठंडा हो जाता है तो ये मैग्मा कहा जाता है। ये सब ज्योग्राफी में पढ़े होइएगा। प्रमुख ज्वालामुखी देखा जाए पूछ दिया जाता है माउंट कोटोपैक्सी। तो कोटोपैक्सी ये कहाँ, तो इक्वेडोर में, ठीक है। माउंट एटना, तो एटना इटली में। स्ट्राम्बोली तो इटली में। तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, तो स्ट्राम्बोली को कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, छपने वाला क्वेश्चन। विशुवियस तो ये इटली में। मोनालोआ तो ये हवाई द्वीप में। किलीमंजारो तो ये तंजानिया में। माउंट ताल तो ये फिलीपींस में। और अच्छा एक बात बताइए, ये माउंट ताल हो गया सॉरी, लेकिन अगर माउंट मेयोन पूछा जाए ये कहाँ होता है बताइए। तो माउंट ताल फिलीपींस में है, लेकिन माउंट मेयोन ये कहाँ है, अभी ना बताए हैं, ये भी फिलीपींस में। बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। ये बैरन, इसमें रन रन आ रहा है, तो रन मतलब कि जो चालू, मतलब कि सक्रिय। तो ये अंडमान भारत का एकमात्र क्या है, तो सक्रिय ज्वालामुखी है। इतना ही था इसका इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो इसके आगे जो इसका जो है उत्कर्ष में अब दूसरा टॉपिक है, इतना तक दिया हुआ था, एक ही वीडियो में इसको कंप्लीट करा दिया है। चलिए अब कुछ और टॉपिक को जो है एडुटेरिया बिहार करेंट अफेयर्स यहाँ से इंक्लूड किए हैं, उसको भी देख लीजिए। तो बिहार से संबंधित खेल घटनाक्रम, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023, ये जल्दी जल्दी बता देंगे, डाटा है, इसको दोबारा देख लीजिएगा तो ही जाकर याद होगा, लेकिन ऐसे एक बार सुनिएगा तो माइंड में रहेगा ही। मध्य प्रदेश, खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुआ, तो मध्य प्रदेश। इसमें अगर देखा जाए कि अगर सर्वाधिक अगर प्रथम स्थान पर कौन रहा, तो 56, 55, 50 इतना, यानी कि 56 गोल्ड, 55 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज। महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर रहा था। बिहार का स्थान इसमें 24वां रहा। 7 पदकों में 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज रहा। स्वर्ण पदक आकाश कुमार जो तलवारबाजी में है इनके द्वारा जीत लिया गया। राष्ट्रीय सब जूनियर अंडर 17 कुश्ती प्रतियोगिता ये कहाँ हुआ, तो गोंडा उत्तर प्रदेश में हुआ। तो इसमें बेगूसराय के निर्जला कुमारी 49 किलो वर्ग में क्या जीती, तो सिल्वर मेडल जीती। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स ये बेंगलुरु में हुआ। तो जमुई की अंजलि कुमारी भाला फेंक में 47.03 मीटर के साथ ये स्वर्ण पदक जीती। इंपॉर्टेंट है, ये सब महत्वपूर्ण है। 2023 का है, ये नवीनतम है। 18वां राष्ट्रीय यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 है। 18वां, यहाँ देखिए यह खेलो इंडिया यूथ गेम्स था, ठीक है। और लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि 18वां राष्ट्रीय यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप उडुपी ये कर्नाटक में हुआ। तो बिहार के पीयूष राज ने रजत पदक और सनी राज ने कांस्य पदक इसमें जीता। 36वें राष्ट्रीय सब जूनियर टाइकवांडू प्रतियोगिता 2023 ये कहाँ हुआ, तो कटक उड़ीसा में हुआ। बिहार ने इसमें 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। तो रोहित मलकार, अभिराज नायर, रत्नेश कुमार ने इसमें क्या है, तो गोल्ड जीते। जो 3 व्यक्ति हैं इसमें गोल्ड जीतने वाले कौन, तो रोहित मलकार, अभिराज नायक, रत्नेश कुमार। खेलो इंडिया राष्ट्रीय बालिका भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 तो ये पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ये हुआ। तो इसमें काफ़ी खुशी की बात है कि ये पटना में हुआ, ठीक है। तो खेलो इंडिया महिला भारोत्तोलन चैंपियनशिप, तो पटना की खुशी ने 55 किलो भार वर्ग में क्या जीती, तो गोल्ड मेडल। सॉरी, पानी पीने दीजिए, खांसी आ रहा है, 1 सेकेंड।
चलिए आगे देखिए, नेशनल जूनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 ये नागरकोइल तमिलनाडु में हुआ। तो बिहार के गुलशन कुमार ने 67 किलो भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीते और इसमें बिहार की खुशी ने 55 किलो वर्ग में क्या जीती, तो गोल्ड जीती। हर जगह खुशी का ही राज है, ठीक है। तो जूनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग अगर पूछा जाए तो ये नागरकोइल तमिलनाडु में गुलशन गोल्ड और खुशी गोल्ड, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो गोल्ड है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। 34वीं, और ये पैटर्न भी रहा है तो बीपीएससी पूछा है, स्पोर्ट्स से हर साल क्वेश्चन पूछता ही है। 34वीं फेडरेशन कप नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता ये झज्जर हरियाणा में हुआ। तो बिहार की महिला टीम ने इसमें क्या जीता, तो कांस्य पदक जीता। ये पहली बार है जब महिला के द्वारा मतलब कि हैंडबॉल में क्या है तो ये कोई पदक जीता गया है, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 ये बर्मिंघम में हुआ था। तो बिहार के चंदन कुमार सिंह जो मुंगेर के हैं, इसमें क्या जीते, तो सिल्वर मेडल इसमें जीते थे। सब जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप 2022, तो सब जूनियर कॉमनवेल्थ ये न्यूजीलैंड में हुआ। पटना के खुरसपुर प्रमंडल की रहने वाली प्रखंड की कृति राज सिंह, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 57 किलो भार वर्ग जो वेट लिफ्टिंग में होता है, इसमें अकेले 6 मेडल जीती हुई थी, गोल्ड मेडल, वो भी गोल्ड, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है। 36वें राष्ट्रीय खेल ये 2022, ये सब 2022 का है। इसमें बिहार 2 कांस्य पदक जीता। एक महिला जो रग्बी टीम था उसमें, और एक बिहार जो महिला का ही नेटबॉल है उसमें, और पुरुष के द्वारा इसमें क्या जीता गया था, झुनझुना, कुछ नहीं इसमें। तब बिहार के पदक तालिका में बिहार का जो स्थान था इसमें 31वां था। आगे का जो पॉइंट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021, 2023 भी हो गया है, अब ये 2021 है, ये सब देख लीजिए। एक बार हरियाणा में हुआ था, इसमें भी 2 पदक जीता था। भोला सिंह स्वर्ण जीते थे, शुभम कुमार कुश्ती में कांस्य, 28वां उस समय स्थान था। कैरम विश्व जो 2022 में हुआ था चैंपियनशिप, भारत ने इसमें पुरुष और महिला दोनों ने क्या हुआ था, खिताब जीता। लेकिन बिहार के पटना के 38 वर्षीय रश्मि कुमारी एकल युगल और टीम खिताब में, ये तीनों में क्या है तो खिताब जीते। ये सब थोड़ा पुराना है, 2022 का है, ठीक है। सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप ये दिल्ली में हुआ था, बिहार के नीरज कुमार ये कांस्य जीते हुए थे। एक बार सुन लीजिए। 24वां ग्रीष्मकालीन डेफ जो ओलंपिक हुआ था ये ब्राजील में हुआ था। वैशाली के ऋतिक आनंद बैडमिंटन में गोल्ड जीते थे। वर्ल्ड जो पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स मोरक्को में 2022 में जमुई के पैरा एथलीट शैलेश इसमें सिल्वर जीते थे। नेशनल कराटे चैंपियनशिप या दिल्ली में हुआ था, तो जमुई के जाकिर अंसारी इसमें क्या जीते थे, तो गोल्ड जीते थे। टोक्यो पैरा ओलंपिक जापान में, तो इसमें 2 इसमें पदक जीता गया था। शरद कुमार ऊंची कूद में, प्रमोद भगत बैडमिंटन में। आगे का पॉइंट टॉपिक देखिए, बिहार से संबंधित अन्य खेल घटनाक्रम, अच्छा इसी का है। बिहार से संबंधित अन्य खेल घटनाक्रम, राज्य सरकार द्वारा पोषित अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता ने बिहार के विजेता खिलाड़ियों के लिए नए घोषणा की पुरस्कार की राशि की घोषणा किया है, महत्वपूर्ण है। अगर कोई देखिए, अगर ओलंपिक में अगर गोल्ड जीतता है तो 2 करोड़, ओलंपिक में सिल्वर जीतता है तो 1.5 करोड़, ये सरकार के द्वारा दिया जाएगा। लेकिन एशियन गेम्स में अगर गोल्ड जीतता है तो एशिया के क्षेत्र का जो भी होता है तो इसमें 1.5 करोड़। हाल ही में चर्चा में रहे मुकेश कुमार कहाँ के हैं, तो गोपालगंज के हैं। ये क्रिकेट से के खिलाड़ी है, इनका इंडियन क्रिकेट टीम में शामिल किया गया है और आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स इसे 5.5 करोड़ में खरीदा था। बीसीसीआई के द्वारा आयोजित सीनियर महिला T20 क्रिकेट में सुपौल की राजलक्ष्मी का क्या हुआ है, तो चयन किया गया है। सीनियर महिला टीम में सुपौल की राजलक्ष्मी का। गुजरात में हो रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाले बिहार दल के चीफ द मिशन कौन बने हैं, तो बिहार ओलंपिक चेयरमैन प्रदीप कुमार ये बन गए। बिहार के बालिका बने गुवाहाटी में संपन्न जूनियर नेशनल फुटबॉल प्रतियोगिता में क्या रही, तो उप विजेता रही। फाइनल में दादर और नागर हवेली के बिहार को 1-0 से पराजित किया। तो बिहार की बालिका टीम गुवाहाटी में ये संपन्न किया, तो जूनियर नेशनल फुटबॉल प्रतियोगिता में क्या जीती, तो 2nd पोजीशन पर रही, यानी कि सिल्वर। बिहार का पहला अंडर 16 क्रिकेट खिलाड़ी, अंडर 19 मतलब कि 16 खिलाड़ी जिसे दोनों पारियों में क्या था शतक लगाया है, तौफीक, ये कहाँ के है, तो जमुई के है। यह कारनामा विजय मर्चेंट ट्रॉफी खेलते समय किया गया। दिल्ली में आयोजित 37वें स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में गोपालगंज जिले की रहने वाली रश्मि पांडे ने 10 मीटर एयर पिस्टल में क्या तो गोल्ड मेडल जीती। इंदौर में 7 से 9 अक्टूबर के बीच संपन्न हुई 3 दिवसीय पिकल बॉल नेशनल चैंपियनशिप में बिहार ने 2 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित 6, ये ठीक है, 2-2-2 याद रखिए। तब पिकल बॉल नेशनल चैंपियनशिप ये कहाँ हुआ था, तो 7 से 9 अक्टूबर के बीच इंदौर में।
2022 में समस्तीपुर जिले के शशि भूषण प्रसाद को भारतीय रेसलिंग टीम का कोच बनाया गया है। बिहार क्रिकेट खिलाड़ी ईशान किशन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में दोहरा शतक सबसे तेज लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं। कितना गेंदों में? तो 126 गेंद में। ईशान किशन शतक पूरा करने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी बने। ईशान किशन को मुंबई इंडियंस के लिए खेले, जो आईपीएल में 15.5 करोड़ में 15.25 करोड़ 2022 में सबसे महंगे खिलाड़ी यही थे। रणजी ट्रॉफी 2021-22 में बिहार के लिए डेब्यू कर रहे साकिबुल गनी ने अपने पहले ही प्रथम श्रेणी मैच में क्या किया था? 13 शतक जड़ने वाले पहले बल्लेबाज बने। किसके खिलाफ था? मिजोरम के खिलाफ 405 गेंद में 341 रन बनाए। वर्ष 2022-23 में जो बिहार के प्रमुख व्यक्तियों का जो निधन हुआ, प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद, तो इसको नालंदा लोकसभा के 3 बार ये सांसद रहे, ठीक है। त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल देखने को मिले। नालंदा कॉलेज में हिंदी साहित्य के महान शिक्षाविद हुए। केंद्र और राज्य सरकार में ये मंत्री हुए। तो ये सारा पॉइंट है, इसे कुछ भी दे दिया जाए, अगर सब रहे तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, और नहीं तो 1-2 रहे तो वो देख लीजिएगा। शरद यादव, तो इनका नाम क्यों? शरद यादव 7 बार लोकसभा सदस्य रहे। कितना बार? तो 7 बार, जिसमें से मधेपुरा में 4 बार, मध्य प्रदेश, बिहार के जो मधेपुरा है वहाँ से 4 बार, मध्य प्रदेश के जबलपुर से 2 बार, उत्तर प्रदेश के बदायूं से 1 बार, 3 बार ये राज्यसभा सदस्य भी रहे। 1 जुलाई 2001, इनका जन्म 1 जुलाई 1947 को नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में हुआ था। मृत्यु 12 जनवरी 2023 को। केंद्रीय मंत्री के रूप में श्रम मंत्री, नागरिक उड्डयन, उपभोक्ता मामले, कपड़ा, खाद्य और सार्वजनिक मामले ये मंत्री रह चुके हैं। वह जनता दल यूनाइटेड के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। कौन? तो शरद यादव जी। आगे है केसरी नाथ त्रिपाठी, बिहार और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल। नवंबर 2014 से अगस्त 2015 तक और जून 2017 से सितंबर 2017 तक बिहार के राज्यपाल के अतिरिक्त प्रभार के रूप में ये कार्य किए। जस्टिस इंदु प्रवासी, तो पटना हाई कोर्ट की पहली महिला जज बनी है। ये हाई कोर्ट की पहली महिला जज बन गई है, मुख्य न्यायाधीश नहीं, ये जज है, ठीक है। जस्टिस इंदु प्रवासी, जन्म इनका मुजफ्फरपुर। 1990 में पहली बार महिला जज बनी थी। कब? तो 1990 में ये पहली बार क्या बनी थी? तो महिला जज बनी थी। रामचंद्र मांझी, भिखारी ठाकुर के नाच मंडली के ये क्या थे? तो ये सदस्य थे। लौंडा नाच को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाया। संगीत अकादमी पुरस्कार 2017 से सम्मानित। 2021 में पद्मश्री से सम्मानित। 1925 में छपरा में इनका जन्म, किनका? रामचंद्र मांझी जी का। तो 2017 में क्या? तो इसको संगीत अकादमी पुरस्कार, 2021 में पद्मश्री, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। धनिक लाल मंडल 1967 में बिहार विधानसभा के क्या रहे? तो ये अध्यक्ष बने। हरियाणा और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल भी रहे ये। झंझारपुर से लोकसभा सदस्य भी निर्वाचित हुए। जन्म 1932, दरभंगा। 1967, 69 और 72 में 3 बार बिहार विधानसभा के ये सदस्य बने। चलिए, आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। मिलते हैं फिर कल, तब तक अपना ख्याल रखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए, धन्यवाद।